ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, यानी पुरानी आदतें जल्दी जाती नहीं। यानी कि अगर आपको रात में लेट सोने की आदत है तो वो जल्दी नहीं बदलती। अगर आपको सिगरेट पीने की आदत है तो वो जल्दी नहीं बदलती। और अगर किसी को स्कैम करने की आदत है तो आपको क्या लगता है वो जल्दी बदलेगी? नहीं बदलेगी, राइट। अगर आप स्टॉक मार्केट को फॉलो करते हैं तो इस शख्स को आप जानते ही होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो शॉर्ट में इनके बारे में थोड़ी 2-4 चीजें आपको बता देता हूँ। ये शख्स 1990s में हर्षद मेहता की कंपनी में काम किया करता था। अगर हर्षद मेहता और केतन पारेख को गुरु चेला कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अर्ली 2000s में केतन पारेख ने कुछ कंपनीज जिन्हें केटेन कहा जाता था, यानी केतन की 10 कंपनीज, उनके शेयर्स को पंप किया, यानी कि कम प्राइस में उसे खरीद कर शेयर्स प्राइसेस को मैनिपुलेट करके उनकी प्राइस बहुत बढ़ाई। और फिर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, आम इन्वेस्टर्स और कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उन्हें हाई प्राइस पर वो शेयर चिपका दिए। और फिर उस हाई प्राइस पर केतन अपने स्टॉक्स एग्जिट करके बड़ा प्रॉफिट कमा लेता था। और फिर जैसे स्कैम बाहर आया तो सेबी ने केतन पारेख और बाकी 24 एंटिटीज़ पर सिक्योरिटीज़ मार्केट में ट्रेड करने से 14 साल का बैन लगा दिया। लेकिन जैसे ये 14 साल का वनवास खत्म हुआ, देखिए स्क्रीन पर केतन पारेख, यानी ही इज़ बैक टू द ओल्ड गेम्स। इस बार केतन पारेख और उसके साथ कई सारे लोगों पर फ्रंट रनिंग का आरोप लगा है, जिसके चलते सेबी ने केतन पारेख पर फिर से सिक्योरिटीज मार्केट में बैन लगा दिया है। तो सवाल ये आता है कि फ्रंट रनिंग क्या है और क्या है ये केतन पारेख स्कैम 2.0? क्या क्या आरोप इन पर लगे हैं, कौन कौन शामिल है, और इस केस में मोतीलाल और नुआमा का क्या लेना देना? और मोतीलाल ओसवाल नुआमा इंडिया की बड़ी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज में से एक है। और कौन है इस केस से जुड़ा हुआ एक बिग क्लाइंट जिसके साथ केतन पारेख ने स्कैम किया है? तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब वीडियो आपके सामने आता है तो सारी चीज़ें बड़ी आसान लगती है, लेकिन इसके पीछे काफ़ी कुछ रिसर्च जाता है। जैसे कि केतन पारेख के इस केस के बारे में बात करें तो सेबी ने केतन पारेख पर 180 पेज की रिपोर्ट पब्लिश की है, जो हमें पूरी पढ़नी पड़ी और उसके बाद ही ये सारी डिटेल्स जो मैं वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो सारी बाहर आई है। तो ये सारी चीज़ें करने में पीछे काफ़ी एक हार्डवर्क जाता है हमारी रिसर्च टीम का, हमारी एडिटिंग टीम का, और आपका एक सब्सक्राइब उन्हें काफ़ी मोटिवेट कर सकता है टू डू बेटर। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। आपका ये एक छोटा सा एक्ट हमारी टीम को काफ़ी मोटिवेट कर सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हमारी जो न्यू ईयर ऑफर है उससे बस आखिरी 8 से 9 घंटे बाकी है। तो ऑफर खत्म होने से पहले हमारी जो दोनों कॉम्बो है आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं उन्हें ज़रूर चेकआउट कीजिए। इनकी मदद से आप स्टॉक मार्केट को एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक समझ पाएंगे। ये अपॉर्चुनिटी आपको बाद में नहीं मिलेगी विथ लाइफ टाइम एक्सेस एंड सर्टिफिकेट्स, और साथ ही 50% से भी ज़्यादा के डिस्काउंट्स। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज डिटेल में लेना है और बाद में किसी पर भी डिपेंड नहीं रहना है तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक आत्मनिर्भर इन्वेस्टर बनने की, जहां पर आप स्टॉक सिलेक्शन की सारी प्रोसेस बड़ी आसानी से समझ लेंगे। सो सी यू इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द कॉम्बो। इसकी ऑफर लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो ऑफर खत्म होने से पहले जरूर इस ऑफर का फायदा उठाएं। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि केस क्या है और कौन कौन इस केस से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहली बात, ये एक फ्रंट रनिंग की केस है। तो सवाल आएगा कि ये फ्रंट रनिंग क्या होती है। शॉर्ट में आसान भाषा में आपको ये फ्रंट रनिंग की चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है कि जो फ्रंट रनिंग करने वाले लोग हैं उन्हें पहले से ही एक टिप मिल जाती है, समझ लो कि किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में एक बड़ा ट्रांजैक्शन होने वाला है, यानी कि उस कंपनी में कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन जैसे कि वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी या फिर म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वेस्ट करने वाली है। अब जब ये बड़े ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, प्राइस में कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए ले लो या कुछ मिनटों के लिए एक अपटिक देखने मिलता है, और इसी चीज़ का कुछ लोग फ़ायदा उठाते हैं। वो क्या करते हैं, तो जैसे उन्हें एक बड़े ट्रांजैक्शन की टिप मिल जाती है तो वो ट्रांजैक्शन होने से पहले उस शेयर को खरीद लेते हैं, ट्रांजैक्शन होने का वेट करते हैं, ट्रांजैक्शन होने के बाद शेयर प्राइस में इजाफा होता है, उसके बाद एग्जिट करके पैसा कमा लेते हैं। समझाने के लिए आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ एकदम क्विकली। मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड मैनेजर ने डिसाइड कर लिया है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक में वो 100 करोड़ इन्वेस्ट करेगा। अब उसके असिस्टेंट या फिर कंपनी के किसी इनसाइडर को इस बात की एडवांस में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब वो असिस्टेंट या फिर इनसाइडर क्या कर सकता है, तो कई बार वो अपना या किसी जानने वाले के अकाउंट से पहले उस स्टॉक को खरीद लेते हैं। जब 100 करोड़ का ये ट्रेड एग्जीक्यूट होगा एक साथ, तो शेयर प्राइस भी टेम्पररी ऊपर चली जाएगी। फिर वो अपने खरीदे हुए शेयर्स उस हायर प्राइस पर बेचकर प्रॉफिट कमा लेगा। इसे कहते हैं फ्रंट रनिंग, जो कि एक अनइथिकल और इलीगल प्रैक्टिस है। इसमें खासकर NPI यानी नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन का यूज होता है, यानी कि कोई ऐसे इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक नहीं है लेकिन उस इन्फॉर्मेशन का स्टॉक की प्राइस पर इम्पैक्ट हो सकता है। अब रिसेंटली क्वांट म्यूचुअल फंड में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया था, जिस पर हमने एक वीडियो भी कवर किया था, और इसके अलावा और भी कई सारे फ्रंट रनिंग के मामले अब तक सामने आए हैं। पिछले टाइम सेबी ने एक्सिस म्यूचुअल फंड पे एक बंदे को पकड़ा था, वीरेश जोशी को। तो वीरेश ने क्या किया था कि ऐसे ही फ्रंट रनिंग कर करके इतना सारा पैसा कमा लिया कि भाई मतलब लग्जरी कार्स लैम्बोर्गिनी वगैरह घुमा रहा था। बाद में उस पर पुलिस केस चल रही है और ईडी की भी छापेमारी उसके घर पर वगैरह बाकी जगह पर हुई है। अगर इस पर्टिकुलर केस यानी केतन पारेख के केस की बात की जाए तो इसमें 22 लोगों का और कंपनीज का नाम शामिल है। लेकिन इसमें अगर हम 2 मेन कैरेक्टर्स की बात करें तो वो है केतन पारेख, और दूसरा जो शख्स है वो तो इंडिया में रहता भी नहीं है, वो रहता है सिंगापुर में और उसका नाम है रोहित सालगांवकर।
रोहित सालगांवकर सिंगापुर की एक ब्रोकिंग कंपनी स्ट्रेट क्रॉसिंग का डायरेक्टर है और ये वो आदमी है जिसके पास वो एनपीआई थी जो स्टॉक प्राइस पर इम्पैक्ट कर सकती थी। और फिर ये क्या करता था, उस इन्फॉर्मेशन को केतन पारेख को पास करता था। कैसे एग्जीक्यूट करते थे ये पूरा स्कैम, क्या थे इनकी मोडस ऑपरेंडी, समझते हैं बढ़िया तरीके से। तो ये जो सालगांवकर है, इसके पास एक बहुत बड़ा क्लाइंट था जिसे सेबी की रिपोर्ट में नाम दिया गया है बिग क्लाइंट। नाम रिवील नहीं किया गया। वैसे तो सेबी की रिपोर्ट में इस कंपनी का जो बिग क्लाइंट है उसका नाम रिवील नहीं किया गया है, लेकिन कई सारे मीडिया हाउसेस के अनुसार ये बिग क्लाइंट और कोई नहीं बल्कि जो काफी हेवीली इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करता है। तो श्योरली किसी को भी पता नहीं है कि एग्जैक्टली कौन है वो क्लाइंट। तो ये जो बिग क्लाइंट है, इसके 2 ट्रेडर्स थे जो रोहित सालगांवकर को जानते थे और फिर जब भी उन्हें किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना होता था तो वो रोहित सालगांवकर को अप्रोच करते थे कि तू हमें बेस्ट प्राइस दिला दे। देखिए, अगर आप बहुत बड़ी मात्रा में शेयर्स खरीद रहे हो या फिर बेच रहे हो तो सामने वाला जो खरीदने बेचने वाला है वो भी जनरली बड़ा होना चाहिए। तो इसीलिए फिर रोहित क्या करता था, उस बड़े क्लाइंट के लिए जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है जैसे कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह, उन्हें ढूंढता था। अब इसमें 2 स्टॉक ब्रोकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज का भी नाम सामने आया है। पहला है मोतीलाल ओसवाल और दूसरा है नुआमा वेल्थ। अब रोहित सालगांवकर और इन 2 ब्रोकर्स की भी डील थी। वो ये थी कि रोहित सालगांवकर जो अपना बिग क्लाइंट है उसके ट्रेड्स हमारे ब्रोकरेज हाउसेस से एग्जीक्यूट करवाए, जिसके बदले में रोहित सालगांवकर को टोटल ब्रोकरेज जितना भी मिलेगा उन ब्रोकरेज हाउसेस को, उसका 75% अकेले रोहित सालगांवकर को मिल जाएगा। अब सेबी के इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जनवरी 2021 से लेकर 20 जून 2023 इसके दौरान रोहित सालगांवकर को कुल मिलाकर 27 करोड़ का ब्रोकरेज सिर्फ इन 2 ब्रोकरेज हाउसेस से मिला है। कि रोहित और भी ढूंढ रहा था कि और क्या तरीके हो सकते हैं कि इससे प्रॉफिट कमाने के, क्योंकि रोहित को सारी चीज़ें पता थी कि ये बड़ा क्लाइंट मेरे पास है, वो कौन सा स्टॉक खरीदने वाला है, कब खरीदने वाला है, किस ब्रोकर के जरिए खरीदने वाला है और साथ ही किस प्राइस पर खरीदने वाला है। तो रोहित ने सोचा कि इतनी इन्फॉर्मेशन अगर मेरे पास है ही तो क्यों ना फ्रंट रनिंग करके बहुत सारे पैसे कमाए जाए। लेकिन हाँ, अगर खुद करूँगा तो पकड़ा जाऊँगा, तो क्यों ना किसी ऐसे एक्सपर्ट को ये काम आउटसोर्स किया जाए जो मेरी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर, मतलब रोहित की इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर सारी चीज़ एग्जीक्यूट करेगा और बदले में रोहित को बिना कुछ के आराम में सिंगापुर में बैठे उसका एक कट मिल जाएगा। अब रोहित की स्मार्टनेस तो आप देख सकते हो कि इसने कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स को ढूंढा जो इस खेल में काफ़ी माहिर हैं और इसने एक ऐसे एक्सपर्ट को पकड़ा जिसका नाम है मिस्टर जैक, यानी कि केतन विनय चंद्र पारेख। जब सेबी अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उस दौरान उन्होंने केतन पारेख के कुछ ऑफिसेस और घर पर छापेमारी की, तो उन्हें पता चला कि एक नॉर्मल इंसान जनरली 1 या 2 सिम कार्ड यूज़ करता है, लेकिन केतन पारेख यूज़ कर रहा था 10 सिम कार्ड्स। यानी कि केतन पारेख लगातार अपने सिम कार्ड बदलता रहता था ताकि कोई उसे पकड़ ना पाए, कोई भी उसे ट्रैक नहीं कर पाए। और ये जो दूसरे लोग जो इस स्कैम में इन्वॉल्व थे उनके मोबाइल में केतन अपना नंबर जैक, जॉन, बॉस, वेल विशर कुछ ऐसे नाम से सेव करता था। इस रिसर्च के दौरान हमें केतन पारेख का एक नंबर मिला जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें आपको ट्रू कॉलर पर केतन का ये नंबर बॉस के नाम से दिखाई देगा। यानी कि रोहित सालगांवकर के पास अपने बिग क्लाइंट से जब भी इन्फॉर्मेशन आती वो केतन पारेख को पास ऑन करता। केतन पारेख ये इन्फॉर्मेशन अपने 3 व्हाट्सएप ग्रुप्स जिसमें अलग अलग लोग शामिल थे उसमें शेयर करता और इन तीनों ग्रुप्स में जो लोग हैं वो अलग अलग ट्रेडिंग अकाउंट्स के जरिए ये बड़े ऑर्डर होने से पहले ही अपनी पोजीशन उस स्टॉक में ले लेते थे। अब इन 3 ग्रुप्स में कौन कौन लोग थे सेबी ने अपनी रिपोर्ट में उसके बारे में भी बताया है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी। अब स्क्रीन पर जो नाम आप देख सकते हो वो सारे लोग इसमें शामिल थे। जो तीसरा ग्रुप था उसमें अशोक पोद्दार भी शामिल था। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि अशोक पोद्दार केतन पारेख का एक बहुत पुराना फ्रेंड है। जैसे पुराने दोस्त कहीं घूमने जाते हैं, पुराने दोस्त पार्टी करते हैं, वैसे ये पुराने दोस्त साथ मिलकर स्कैम करते हैं। क्योंकि अशोक पोद्दार भी पहले केतन पारेख स्कैम में शामिल था, जिसके बाद सेबी ने उस पर भी सिक्योरिटीज मार्केट से बैन लगा दिया था और उसका इसने एक सिंपल सोल्यूशन निकाला। वो क्या करता था, उसका एक बेटा था रचित, तो अशोक पोद्दार रचित के अकाउंट के जरिए ट्रेड करता था। दैट्स इट। अब इस पूरे स्कैम में ढेरों सारे अलग अलग ट्रेडिंग अकाउंट्स का यूज हुआ है और अगर काम की बात करें तो इन अलग अलग अकाउंट्स ने फ्रंट रनिंग करके कितना पैसा कमाया है वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये एक ट्रेडिंग अकाउंट का स्क्रीनशॉट है। इसमें इक्विटी सेगमेंट की बात करें तो इस अकाउंट से 13.5 करोड़ का प्रॉफिट कमाया गया, जिसमें से 12.41 करोड़ यानी 90% सिर्फ एनपीआई यानी नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन को यूज करके कमाया गया था। अगर डेरिवेटिव सेगमेंट की बात करें तो यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सामने आई है। अगर आप ट्रेड्स के नंबर्स की बात करें जो इस अकाउंट से किए गए हैं तो सिर्फ 8% ट्रेड्स यानी कि 2735 में से सिर्फ 218 ऐसे ट्रेड्स थे जो एनपीआई का यानी नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन का यूज करके किए गए। पर अगर प्रॉफिट की बात करें तो एनपीआई से इन्होंने 1.05 करोड़ का प्रॉफिट बनाया और विदाउट एनपीआई इन्हें लगभग 34 करोड़ का लॉस हुआ है।
तो ये क्लियरली दिखता है कि इनके पास एनपीआई था, तो इन्होंने इक्विटी हो या फिर डेरिवेटिव हो, दोनों सेगमेंट में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। लेकिन जब इनके पास डेरिवेटिव सेगमेंट में एनपीआई नहीं था तब इन्हें भी लॉस ही हुआ, जैसा कि मेजॉरिटी लोगों को होता है। अब ये तो सिर्फ एक ट्रेडिंग अकाउंट की बात हुई, इसके अलावा 5 और ट्रेडिंग अकाउंट्स का यूज हुआ था। इसे सिंपल बनाने के लिए चैट जीपीटी की मदद से हमने एक टेबल बनाया है, जिससे आप सारी चीजें बड़ी आसानी से समझ लेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि ये मल्टीपल अकाउंट्स है जिनके जरिए इन्होंने ट्रेड्स किए। तो जीआरडी सिक्योरिटीज के अकाउंट पर इन्हें 14 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अनिरुद्ध दमानी ने तकरीबन 5 करोड़ का प्रॉफिट बनाया। लेकिन जिस अकाउंट के जरिए सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाया गया वो अकाउंट था बसुकीनाथ प्रॉपर्टीज का, जिसे चलाता था केतन पारेख का पुराना दोस्त अशोक पोद्दार। यानी सब मिलके देखे तो क्लोज टू 200 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने एनपीआई का यूज करके 5 से 6 अलग अलग ट्रेडिंग अकाउंट से बनाया है। अब सवाल ये आता है कि इन लोगों ने इतनी बड़ी रिस्क लेकर अपने अकाउंट्स के जरिए ट्रेड्स किए हैं, तो बदले में इन्हें क्या मिला है? तो हवाला के जरिए बड़ी बड़ी अमाउंट्स। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि इस केस में एक जो आरोपी है उसके व्हाट्सएप चैट में वो केतन पारेख से 25 लाख हवाला के जरिए ट्रांसफर करने की बात कर रहा है। उसके अलावा बाकी जो आरोपी है उनके मोबाइल से भी हवाला के ट्रांजेक्शन की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये हवाला ट्रांजेक्शन करने के लिए एक कोड का इस्तेमाल किया जाता था और वो कोड नंबर अक्सर एक नोट का सीरियल नंबर होता था, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो 10 रुपए की नोट का सीरियल नंबर। और फिर ये जो भी टोटल प्रॉफिट होता था उसका एक कट रोहित सालगांवकर को भी जाता था। तो इस तरह से ये लोग घुमा फिराकर अलग अलग तरीके से एक इन्फॉर्मेशन को मोनेटाइज करने की कोशिश करते थे। सारे के सारे लोग इंटेलिजेंट थे, इंटेलिजेंस की इनमें कोई कमी नहीं थी। कमी अगर थी तो सिर्फ एक चीज़ की, और वो थी गुड इंटेंशन की। तो सेबी ने तो यहाँ पर लोगों को पकड़ा है, उन पर बैन लगा दिया है, लेकिन केतन पारेख जैसे लोगों को दूसरा रास्ता निकालने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। खुद को बैन कर दिया तो बेटे के अकाउंट से ट्रेड करो, उसके अकाउंट से ट्रेड करो। तो आप सोचेंगे कि फिर सेबी इनको जेल में क्यों नहीं डालती? तो जवाब यह है कि सेबी के पास वो पावर नहीं है, वो पावर होती है कोर्ट के पास। और कोर्ट्स की अगर बात करें तो सभी को चीज़ें पता ही है, तो ज़्यादा बात करने की उस पर ज़रूरत नहीं है। पर कुछ ना कुछ इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये सारी चीज़ें बहुत आम तरीके से अगर होने लगेगी तो लोगों का मार्केट से विश्वास कम होता चला जाएगा। अब रिसेंटली कुछ कंज्यूमर कोर्ट्स काफ़ी जल्दी अपनी जजमेंट दे रहे हैं। वैसे ही चीज़ अगर क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में हो और फिर केतन पारेख जैसे लोग इस तरह की चीज़ें बार बार करते हुए हमें नहीं दिखेंगे। और हाँ, वीडियो खत्म होने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे केतन पारेख जैसे लोग गलत हैबिट्स पालते हैं, वैसे अच्छी हैबिट्स पालने वाले लोग भी हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें किताबें पढ़ने की आदत होगी, अच्छी चीज़ों को, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आसानी में समझाने की हैबिट होगी, या फिर अच्छी कॉपीराइटिंग करने की हैबिट होगी। तो अगर आप उनमें से एक हो तो हमारे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास फिलहाल कॉपीराइटर्स की वैकेंसीज है, जिसके जरिए आप हमें वीडियोस बनाने में मदद कर सकते हो। ये एक फुल टाइम पोजीशन है। जॉब लोकेशन है मलकापुर, जो कि महाराष्ट्र के जलगांव के नज़दीक है, और ये हमारा मलकापुर का ऑफिस है जहाँ पर बैठकर आप काम करेंगे। इस जॉब प्रोफाइल के लिए कोई पर्टिकुलर एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तो स्किल सेट की। तो अगर आपको कोई यूट्यूब चैनल है या फिर कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, कुछ आर्टिकल्स आपने लिखे या फिर अच्छी कॉपीज़ लिखी है, तो उसे ज़रूर दिए गए ईमेल आईडी पर भेजें अलॉन्ग विथ योर रिज्यूमे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम स्किल सेट को ही देते हैं, रिज्यूमे बस हम नाम के लिए चेक करते हैं। तो अगर आपने अब तक कॉपीराइटिंग में कुछ बड़ा किया है, क्रेजी किया है, तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है हमारे साथ यहाँ पर काम करने की। साथ ही सोशल मीडिया मैनेजर की भी हमारी एक वैकेंसी है। उसके लिए भी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपने अपने यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पेज या फिर किसी पेज को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया है, आपको बहुत मज़ा आता है फ़ोटोज़ लेना, उसे पोस्ट करना, बाकी चीज़ें, और एक प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड भी आपका है, आपने प्रूव किया है आपकी स्किल को, तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। और अगर आपने अभी तक प्रूव नहीं किया है तो प्रूव कीजिए, और 2-4 महीने बाद भी आप इस ईमेल आईडी को आप नोट डाउन कीजिए और उस पर अपना जो पोर्टफोलियो है या फिर जो प्रीवियस पास्ट वर्क है आपका जो आपने किया है वो भेज दीजिए। एप्लीकेशन मिलने के बाद आपने जो काम किया है उसके बेसिस पर सबकी स्क्रीनिंग होगी और सिलेक्ट होने के बाद हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। सो फिलहाल हम यहीं पर रुकते हैं और जाते जाते हमारी न्यू ईयर ऑफर को ज़रूर चेकआउट कीजिए। बस आखिरी कुछ ही घंटे बाकी हैं और इस प्राइस पर बाद में आपको ये कोर्सेज नहीं मिलेंगे और ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगी स्टॉक मार्केट को एकदम बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक सीखने की। सो रुकते हैं फिलहाल यहीं पर। इसकी ऑफर लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सी यू सून, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।